क्या आपको पता है कि इंसान और जानवर में फर्क क्या है? बस इतना कि जानवर जिस हालात में पैदा होते हैं उसी हालात में मर जाते हैं, और इंसान को भगवान ने वह ज्ञान दिया है कि वह चाहे तो अपने हालात को बदल सकते हैं। नमस्कार, मैं साहुल प्रजापति ओशन ऑफ नॉलेज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे संसाधन की। संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन का वर्गीकरण, इसकी संकल्पना, तमाम चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे संसाधन किसे कहते हैं। मोटे तौर पर यदि देखें तो संसार की सारी वस्तुएं या पदार्थ जितने भी हैं सब साधन हैं, लेकिन जो मानव के आवश्यकताओं की पूर्ति करे, जिससे हमारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है, वो क्या कहलाते हैं, संसाधन। मतलब कोई भी वस्तु या पदार्थ है, ये मान लीजिए मार्कर है, यदि इससे हमारे आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, यानी हम लिखना चाहते हैं और ये लिखने में सहयोग दे रहा हमारा, तब ये संसाधन है। अगर इसमें मान लीजिए रिफिल नहीं होता, मैं इससे नहीं लिख पाता, तो ये हमारे लिए संसाधन नहीं होता। तो इसका हम सबसे पहले शाब्दिक अर्थ देखते हैं। संसाधन का शाब्दिक अर्थ अगर देखेंगे तो संसाधन को इंग्लिश में रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्स, अब रिसोर्स दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सोर्स। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जहां री का मतलब है पुनः यानी अगेन, या दीर्घ अवधि। दीर्घ अवधि। और सोर्स, सोर्स का मतलब है साधन या उपाय, डिवाइस। इसके यदि शब्द से इसके अर्थ को जानना चाहे तो कुछ इस तरह होगा कि प्रकृति में उपलब्ध कोई भी पदार्थ या वस्तु, यदि उस पर कोई भी वस्तु यदि उस पर जैविक समुदाय दीर्घ अवधि तक, मतलब लंबे समय तक उस पर निर्भर रह सके, तो क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। दीर्घ अवधि तक कोई भी साधन है जिस पर जैविक समुदाय दीर्घ अवधि तक निर्भर रह सके, वह संसाधन कहलाएगा। या उसको पुनः उत्पादित किया जा सके। जैसे दीर्घ अवधि तक क्या है, क्या ऐसा चीज है जिस पर जैविक समुदाय दीर्घ अवधि तक निर्भर रह सकता है, वो है जैसे हवा, जल, सूर्य प्रकाश। इन सब पर जैविक समुदाय जो है वह दीर्घ अवधि तक निर्भर रह सकता है, क्योंकि ये सब इतना जल्दी समाप्त होने वाली नहीं है। और क्या ऐसा चीज है जिसे पुनः उत्पादित किया जा सकता है, जैसे वन, फसल, ये सब क्या है, इन सबको पुनः उत्पादित किया जा सकता है। यानी ये भी संसाधन है, क्योंकि ये दीर्घ अवधि तक इस पर जैविक समुदाय निर्भर रह सकता है और इसको पुनः उत्पादित किया जा सकता है। ये सब हमारे लिए क्या है, संसाधन है। ये इसके शब्द से, मतलब इसके शब्द का अर्थ था, शाब्दिक अर्थ। अब देखेंगे क्या, जैसे हम लोग जानते हैं कि सोना चांदी भी हमारे लिए क्या है, संसाधन है। मान लीजिए ये जमीन है और इससे कुछ भूगर्भ में सोना है, मान लीजिए वो सोना 5 kg है, ठीक, केवल मान लीजिए। तो इसको अगर खोदने में आपको लगा 1 लाख रुपया लग गया, इसको खोद कर निकालने में। और जब इसको आप खोद कर निकाले तो ये बिचा कितने में, मान लीजिए केवल ये बिचा 70,000 में। तो क्या ये आपके लिए संसाधन हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप इस सोच से तो सोना को खोदे नहीं होंगे कि हमारे पास 1 लाख रुपया खोद लेंगे, हमारा 30,000 का नुकसान हो जाएगा। ये तो आप इस सोच से इसको खोदे नहीं होंगे। आपकी सोच ये रही होगी कि इसको खोदेंगे तो कुछ हमारा लाभ होगा। यदि इससे लाभ होता आपको, मान लीजिए 1 लाख रुपया लगा खोदने में और आप 1 लाख से ऊपर, मतलब 1.5 लाख या फिर 1,70,000 60,000 जो भी कुछ 1 लाख प्लस का बेचे होते, उसकी कीमत 1 लाख से अधिक हुई होती, तब वो आपके लिए संसाधन होता। लेकिन यहाँ आपका 30,000 का लॉस हुआ, मतलब 30,000 का नुकसान हुआ, तो ये आपके लिए संसाधन नहीं है। मतलब संसाधन उसी को कहा जाएगा जिससे आपको लाभ हो, आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो। अब हम लोग देखेंगे संसाधन की परिभाषा। इसकी एक J.S. फिशर नामक वैज्ञानिक है, भूगोलविद है, J.S. फिशर। इन्होंने कहा है कि कोई भी पदार्थ या वस्तु जिससे मनुष्य के आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति होती है, आवश्यकता
और इच्छा की पूर्ति होती है, उसी को संसाधन कहा जाता है। इन्होंने कहा कि संसाधन उसे कहा जाता है जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, या हमारी मतलब आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति होती है, उसे संसाधन कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे संसाधन का सृजन यानी संसाधन का निर्माण या जन्म कहाँ से हुआ है। तो संसाधन का जन्म वैसे तो सभी संसाधनों की जननी कहा जाता है प्रकृति को, क्योंकि प्रकृति में उपलब्ध चीजों से ही फिर से मतलब निर्माण किया जाता है। जैसे मान लीजिए मार्कर या बोर्ड है, इसमें कुछ न कुछ प्राकृतिक चीजें हैं, सब कुछ कृत्रिम ढंग से नहीं है, मतलब सब कुछ मानव ने नहीं बनाया। मानव ने बनाया जरूर है, लेकिन इसमें प्रकृति की चीजें उपलब्ध हैं। तो इसलिए अगर देखा जाए तो वैसे तो सभी संसाधनों की जननी प्रकृति है, लेकिन कहा जाता है कि मानव का ज्ञान ही सभी संसाधनों की जननी है। ऐसा किसने कहा? मिचेल ने। मिचेल ने कहा है कि मनुष्य का ज्ञान ही सभी संसाधनों की जननी है। सभी संसाधनों की जननी है, मतलब सभी संसाधन कैसे बने हैं? मनुष्य के ज्ञान से, मनुष्य के कौशल से। जैसे और वैसे प्रकृति में उपलब्ध जैसे नदी का बहता हुआ जल, वो वैसे तो बिजली बन नहीं सकती है, उस पर मनुष्य अपने कौशल विकास के मतलब अपने दिमाग की वजह से ही उससे बिजली बनाया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी संसाधनों की जननी क्या है? मनुष्य का ज्ञान है। अब हम लोग देखेंगे संसाधन की संकल्पना। संसाधन की संकल्पना तो इसमें पहली संकल्पना है कि संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। सबसे पहले संकल्पना किसे कहते हैं? मतलब संकल्पना किसी विषय की केंद्रीय समस्याओं, उसमें समस्या क्या है और उसकी लक्ष्य क्या है, यही बताता है संकल्पना। यानी यहाँ पर संसाधन की केंद्रीय समस्याओं को और उसकी लक्ष्य क्या है इसको बताएगा। तो ये पहला है, संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। मतलब संसाधन प्रकृति में उपलब्ध होते नहीं, उसको बनाया जाता है। जैसे जमीन के अंदर लौह अयस्क जो है वो किसी मशीन का निर्माण नहीं कर सकता है, उसके द्वारा मशीन का निर्माण करने के लिए हमको बनाना पड़ेगा, मतलब मनुष्य को बनाना पड़ेगा। इसलिए संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। जैसे नदी का बहता हुआ जल बिजली नहीं बना सकता, सूर्य का प्रकाश, सौर ऊर्जा से जो भी मतलब बनाए जाते हैं उससे भी बिजली बनाई जाती है, वो सब नहीं बनाया जा सकता है। मतलब संसाधन होते नहीं है, उनको बनाया जाता है। और दूसरा है संसाधन एक कार्यात्मक संकल्पना है। संसाधन एक कार्यात्मक संकल्पना है। कार्यात्मक संकल्पना जैसे संसाधन के लिए क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए जमीन के अंदर कुछ भूगर्भ में मान लीजिए पेट्रोलियम है या फिर लौह अयस्क है या सोना चांदी कुछ भी है, तो उसको क्या करना होगा? उसको खोद कर निकालना पड़ेगा, मतलब उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। फिर यहाँ से निकालेंगे तो उसको शोधित करना पड़ेगा। ऐसे तो आप पेट्रोलियम से गाड़ी चला नहीं सकते, बाइक नहीं चला सकते, क्योंकि यहाँ से निकाले फिर उसको शोधित करेंगे तभी, वरना आपकी बाइक बैठ जाएगी, तब सीज हो जाएगा। तो यहाँ से उसके लिए कार्य करना पड़ता है। वो एक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है संसाधन, उसको उपयोग करने के लिए कार्य करना पड़ता है। तो ये रहा संसाधन एक कार्यात्मक संकल्पना है। और संसाधन गतिशील है। गतिशील है, स्थिर नहीं।
संसाधन धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब जैसे मान लीजिए पहले ब्लैक बोर्ड यूज होता था, फिर ग्रीन बोर्ड यूज होने लगा, व्हाइट बोर्ड यूज होने लगा, मतलब धीरे धीरे विकास होता जा रहा है, गतिशील है, एक ही स्थान पर वो पड़ा नहीं है। पहले चाक से लिखा जाता था, मार्कर से लिखा जा रहा है, यानी धीरे धीरे विकास कर रहा है। इसकी एक गतिशील है, अभी पता नहीं क्या क्या बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से संसाधन गतिशील है, स्थिर नहीं है। और अगला है संसाधन प्रतिरोधों तथा तटस्थ तत्वों के साथ मिलते हैं, तत्वों के साथ मिलते हैं। साथ में से संसाधन प्रतिरोधों तथा तटस्थ तत्वों के साथ मिलते हैं। जैसे जब पेट्रोलियम खोद कर निकाला जाता है तो उसमें कुछ प्रतिरोध रहते हैं, कुछ बेकार की चीजें रहती हैं, उनको शोधित करना पड़ता है, उनको साफ करना पड़ता है। या फिर मान लीजिए जैसे आपको जल मिला है संसाधन के रूप में, लेकिन उनमें सुनामी लहरें आती रहती हैं और जो आर्भाट आता रहता है, ये सब क्या है? प्रतिरोध है। एक तरह से आपको भूमि मिली है संसाधन के रूप में, उसमें कुछ बंजर भूमि है, ये सब क्या है? प्रतिरोध है। तो संसाधन प्रतिरोधों तथा तटस्थ तत्वों के साथ पाए जाते हैं। और अगला है मानव का रहन सहन, संसाधनों के उपयोग का परिणाम है, मानव का रहन सहन संसाधनों के उपयोग का परिणाम है। मतलब आज मॉडर्न जमाना है, आज के डेट में जैसे सब हम लोग कपड़ा पहने हैं, पहले तो ये था नहीं। आज का जो रहन सहन है ये संसाधनों के उपयोग का परिणाम है। पहले जो पेड़ पौधे थे उनसे सिर्फ क्या किया जाता था? छाव, मतलब छाव के रूप में उपयोग किया जाता था। अब लेकिन उससे क्या किया जाता है? तमाम प्रकार के फर्नीचर बनाए जाते हैं। और उसी अगर संसाधनों का हम लोग उपयोग नहीं करते तो वही आदिकाल की तरह पत्ता लपेट कर घूमते, लेकिन संसाधनों का उपयोग किया गया, उससे हम लोग कपड़ा बनाए और भी तमाम चीजें जो विकास करते गए वो सब। आज का जो भी रहन सहन है, आज जैसे भी मनुष्य रह रहा है, ये संसाधनों के उपयोग का परिणाम है। यदि संसाधन जैसे मान लीजिए जल आपको मिला था, पहले ये केवल पीने के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन अब बिजली बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो ये सब क्या है? संसाधन का मतलब उपयोग का परिणाम है। और अगला है एक अंतिम है संसाधन का संरक्षण। संसाधन का संरक्षण मतलब जो भी हमें संसाधन मिला उसका हमें संरक्षण करना चाहिए, थोड़ा बचा कर उपयोग करना चाहिए। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए, या फिर जल को बेकार रूप से नहीं मतलब यूज करना चाहिए। ये सब संसाधन के संरक्षण है, इसको गलत तरीके से नहीं यूज करना चाहिए। ये सब संसाधन की क्या है? संकल्पनाएं हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन का वर्गीकरण तो इसको पहला है, इसको कई आधार पर बांटा गया है। पहला है उपलब्धता के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर। उपलब्धता के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। मतलब ये उपलब्ध कहाँ से हुआ है? उसे मानवों ने बनाया है या प्रकृति ने बनाया है? तो इसका पहला है प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा है मानवीय संसाधन। जिसे प्रकृति ने बनाया है, मतलब जिसे मानव का जिसको बनाने में मानव का हाथ नहीं है, वो प्राकृतिक संसाधन, और जिसे मानवों ने बनाया है वो मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में जैसे जल,
हवा, सूर्य प्रकाश, प्राकृतिक वनस्पति, इन सबको किसने बनाया है? मानव ने इन सबको तो बनाया है। ये सब प्रकृति प्रदत्त है, यानी प्राकृतिक संसाधन है। और मानवीय संसाधन में जैसे शर्ट जो हम लोग पहने, ये मानव ने बनाया है। जिस मोबाइल में आप देख रहे हैं मानव ने बनाया, मार्कर मानव ने बनाया, बोर्ड मानव ने बनाया। तो ये सब क्या है? मानवीय संसाधन है। मानवीय संसाधन में आप ऐसे अपने से उदाहरण ले सकते हैं। और दूसरा है, अब उपलब्धता के आधार पर ये हुआ। अब दूसरा देखेंगे स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। आधार पर स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर मतलब ये उत्पत्ति इसकी कहां से हुई है? जैसे जीवों से हुई है या मरे हुए लोगों से हुई है? तो इसमें पहला है जैविक संसाधन, और दूसरा है अजैविक संसाधन। जो जिंदा लोगों से प्राप्त है, जो जीवित चीजों से प्राप्त है उसे जैविक संसाधन, और जो मरे चीजों से बनता है उसे अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन में जैसे घास का मैदान, मछली, जानवर, ये सब आदि, ये सब क्या है? जैविक संसाधन है। जैसे कि ये संसाधन कैसे हुआ? घास का मैदान, यहाँ जहाँ घास का मैदान होता है वहाँ पशुपालन किया जाता है, और पशुपालन किया जाता है तो वहाँ दूध, दही, मक्खन, इन सब का व्यवसाय किया जाता है। मछली संसाधन कैसे? मछली को भोज्य पदार्थ में प्रयोग किया जाता है और इससे तेल भी बनाया जाता है। और जानवर से, जैसे जंगली जानवरों से उसके सींग, दांत, खाल से तमाम प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं। और इसमें वन भी है, वन से भी फर्नीचर के सामान बनाए जाते हैं, जड़ी बूटियां, औषधियां भी प्राप्त होती हैं वन से। तो ये सब क्या हुआ? जैविक संसाधन। अजैविक संसाधन जैसे ईंधन, खनिज, चट्टान, ये सब क्या है? अजैविक संसाधन है। ये सब मृत चीजों से प्राप्त है। ईंधन में जैसे प्राकृतिक गैस हुआ, कोयला हुआ, ये सब क्या है? ईंधन, ये सब अजैविक संसाधन, मरे हुई चीजों से प्राप्त है। खनिज, ये भी मरे हुई चीजों से प्राप्त है। चट्टान, ये सब भी, इन सब में जान नहीं होती है, तो अजैविक संसाधन है ये सब। और तीसरा आधार देखेंगे हम लोग, उपयोग की सततता के आधार पर। उपयोग की सततता के आधार पर सततता के आधार पर मतलब, या फिर जैसे कह सकते हैं पुनः प्राप्ति के आधार पर। पुनः प्राप्ति के आधार पर मतलब उसको कितना बार प्रयोग किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है या नहीं, या उपयोग की सत्ता के आधार पर उसको कब तक उपयोग किया जा सकता है। तो उसमें पहला है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन। और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन, और इसको 3 भागों में बांटा गया। और तीसरा है चक्रीय संसाधन। चक्रीय संसाधन। तो फिर किसे नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है? जो मतलब जल्दी समाप्त होने वाला ना हो, इसे असमाप्य संसाधन भी कहा जाता है। असमाप्य संसाधन।
असमाप्त संसाधन, जैसे क्या चीज ऐसा है कि जो जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है, मतलब असमाप्त है, तो वो है जैसे जल। क्योंकि पृथ्वी पर आप जानते हैं उसके सतह पर लगभग 71% जल है, तो इतना जल्दी तो समाप्त होने वाला है नहीं। हवा, सूर्य प्रकाश, ये सब किस श्रेणी में आते हैं? असमाप्त संसाधन यानी नवीकरणीय संसाधन। और फिर दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, मतलब क्या समाप्त हो जाएगा तो उसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता है, उसको एक बार ही उपयोग कर सकते हैं। जैसे कोयला है, उसको आप एक बार उपयोग करेंगे, एक बार जलाएंगे तो फिर उसकी राख से कोयला नहीं बना सकते हैं। या फिर पेट्रोल है, उससे आप बाइक चला रहे हैं, उसके धुएं से फिर पेट्रोल नहीं बनाया जा सकता, मतलब अनवीकरणीय, एक बार ही उसका प्रयोग केवल किया जा सकता है। इसे समाप्त संसाधन भी कहा जाता है। समाप्त संसाधन मतलब सिर्फ एक ही बार उपयोग किया जाता है, उसके बाद वह समाप्त हो जाता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि, ये सब क्या है? समाप्त संसाधन है। और चक्रीय संसाधन, जिससे मतलब एक बार आप यूज किए फिर उसको दोबारा भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आप काफी यूज करते हैं, फिर उसको रद्दी वाले को बेच देते हैं जो खरीदने आते हैं, फिर उससे काफी बनाया जा सकता है। तो फिर मतलब आप कह सकते हैं कि तब तो ये असमाप्त संसाधन हुआ, क्योंकि काफी से काफी बनती जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता, मतलब एक बार काफी से लगभग 7 या 8 भी बार बन सकता है, फिर उसके बाद से वो नहीं बनता है, इसलिए वो चक्रीय संसाधन है। या फिर बोतल प्लास्टिक जो होता है वो भी जाता है, फिर से फैक्ट्री में फिर से उसको गलाकर बोतल बना दिया जाता है, तो वो भी चक्रीय संसाधन है। लेकिन उससे हमेशा नहीं बनाया जा सकता, इसलिए उसको असमाप्त संसाधन में नहीं रखा गया है। फिर आगे देखेंगे इसको मिटाने में। पहला है अधिकार या स्वामित्व के आधार पर। अधिकार या स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन का अधिग्रहण, मतलब उस संसाधन पर अधिकार किसका है, अधिकार के आधार पर। तो इसको बांटा गया है 4 भागों में। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, और दूसरा है सामूहिक संसाधन, सामूहिक संसाधन, और तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन तो किसे कहा जाता है? व्यक्तिगत संसाधन, जिस पर एक व्यक्ति का आधार हो, स्वयं का अधिकार हो। जैसे इस मार्कर पर सिर्फ मेरा अधिकार है, वोट पर मेरा अधिकार है, मतलब जो व्यक्तिगत है, निजी है, वह व्यक्तिगत संसाधन है। जैसे आपका घर है, आपका है, वो सामूहिक थोड़ी है, या फिर देश का नहीं है, मतलब आपका है। जिस कैमरे में हम वीडियो बना रहे हैं वो भी हमारा है, यानी उस पर हमारा व्यक्तिगत अधिकार है। तो ये सब क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है। और सामूहिक संसाधन, जिस पर समूह का अधिकार होता है। जैसे इसमें जैसे देख सकते हैं आप कब्रिस्तान, कब्रिस्तान में सिर्फ एक ही व्यक्ति को नहीं जलाया या गाड़ा नहीं जाता है, क्योंकि वो उसको उस पर समूह का अधिकार होता है, लगभग सभी गांव का अधिकार होता है, इसलिए वो सामूहिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया कब्रिस्तान को। मंदिर हुआ, हालांकि कुछ लोग व्यक्तिगत भी बनवाते हैं मंदिर, लेकिन अधिकतर मंदिर क्या होती है? सामूहिक होती है, सब लोग उसमें जाकर पूजा पाठ कर सकते हैं। मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, मस्जिद, शमशान घाट कोई कब्रिस्तान की तरह समझ लीजिए। तो ये सब क्या है? ये सब सामूहिक है, सामूहिक संसाधन। इसमें समूह का अधिकार होता है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। अब राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन जिस पर देश का अधिकार हो, राष्ट्र का अधिकार हो। जैसे
इस भारत के सीमा के अंदर जो भी कुछ है वो राष्ट्रीय अधिकार मतलब भारत का है। एक तरह सभी जो भूमि है वो हमारी नहीं है, सरकार की है। क्योंकि आप देख सकते हैं जब रास्ता निकालना पड़ता है, मार्ग निकालना होता है, तो जहाँ से मतलब पूछती नहीं है आपसे कि आपकी जमीन हम खरीदें या ना खरीदें, उसको जहाँ से बनवाना होता है सीधे बनवा देती है। हाँ, यदि उसकी इच्छा कही तो आपको मुआवजा दे देती है। मतलब भूमि पर भी किसका है, राष्ट्र का अधिकार है। या कहीं भी आपके घर के मान लीजिए आपका ये भवन है, आप उसके नीचे पेट्रोलियम है या फिर खनिज, कोई भी खनिज पदार्थ है, तो उसको क्या होगा, मतलब उस पर आपका अधिकार नहीं है। ये मत सोचिएगा कि अब तो हम माला माल हो जाएंगे, खोद कर बेच कर राजा हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उस पर किसका अधिकार होता है, राष्ट्र का अधिकार होता है। जैसे मान लीजिए भारत, ये भारत का निचला पोर्शन है, नीचे का भाग है, तो यहाँ पर जैसे लगभग 12 मील तक, 12 समुद्री मील, एक समुद्री मील में कितना, एक समुद्री मील में 1.8 किलोमीटर होता है, एक समुद्री मील में 1.8 किलोमीटर। तो ये 12 समुद्री मील तक किसका अधिकार है, भारत का। 12 समुद्री मील जो जल है भारत का, यहाँ तक अधिकार तो है ही, लेकिन उसके 12 समुद्री मील जो इधर समुद्र में है, 12 समुद्री मील अधिकार समुद्र में भी भारत का ही है। तो वह सब किसके अधिकार में है, राष्ट्र के अधिकार में। और अंतरराष्ट्रीय संसाधन, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक तो भारत का अधिकार है, और फिर 200 समुद्री मील तक, 200 समुद्री मील तक भी किसका अधिकार है, भारत का। तो आप इसको पूछ सकते हैं मतलब इसको अलग अलग क्यों बताया गया है। क्योंकि भारत का अधिकार तो 200 समुद्री मील तक है, यहाँ तक राष्ट्रीय अधिकार में है, लेकिन यहाँ तक में भी मतलब जहाज वगैरह अगर बाहरी देश वाले लेकर जाएंगे तो भारत से पूछ कर ले जाएंगे, लेकिन यहाँ तक बिना भारत की अनुमति के भी जहाज ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ तक यदि कुछ अधिकार की बात की जाए तो 200 समुद्री मील तक अधिकार भारत का ही है। देश की सीमा से 200 समुद्री मील के बाद जो भी जल है उस पर किसका अधिकार होता है, उस पर मतलब संपूर्ण विश्व का अधिकार होता है। यह भारत से 200 समुद्री मील छोड़कर बाकी सब समुद्रों पर अधिकार किसका, अंतरराष्ट्रीय अधिकार है। और फिर जैसे हवा हुआ, जल हवा हुआ, सूर्य प्रकाश हुआ, ये सब किसके अंतर्गत है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत है। तो ये स्वामित्व या अधिकार के आधार पर, और एक है अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर पहला है संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन, और दूसरा है ज्ञात संसाधन। ज्ञात संसाधन, और तीसरा है भंडारित संसाधन। और चौथा है संचित संसाधन। अब इसको संभाव्य संसाधन, जिसकी मतलब संभावना है कि यह संसाधन के रूप में प्रयोग हो सकती है। जैसे संभाव्य संसाधन में, जैसे मान लीजिए बिजली को स्टोर करना, अभी तक इसकी तकनीक नहीं है। बिजली जब चमकती आकाशीय बिजली, उसको स्टोर नहीं किया गया है। या फिर भूकंप से बिजली बनाना, ये सब संभावना है कि इन सब से बनाया जा सकता है, लेकिन अभी बनाया नहीं गया है। तो इनको किस संसाधन में रखा गया है, संभाव्य संसाधन में, यानी उसकी संभावना है लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है। अब ज्ञात संसाधन में जैसे कोयला, पेट्रोलियम, मतलब जो पता है कि यहाँ पर ये संसाधन है, वो सब किस में रखे गए हैं, ज्ञात संसाधन में। अब यहाँ पर आप लोग जैसे समझ सकते हैं कि मतलब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि कुछ संसाधन ऐसे हैं कि कई वर्गीकरणों में हो गए हैं, कई आधार पर। जैसे मान लीजिए आपके क्लास में 30 बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर हम बोले कि जो बच्चे कबड्डी अच्छा खेलते हैं उसकी एक टीम बना लीजिए, तो मान लीजिए 10 बच्चों को बनाना है, तो 10 बच्चों को आप अलग कर दिए। फिर हमने आधार चेंज कर दिया, हमने कहा कि जो बच्चे क्रिकेट अच्छा खेलते हैं उनकी एक टीम बना दीजिए 10,
मान लीजिए 10 लोगों को बनाना है, 10 लोग को बना दीजिए। फिर उसके बाद हमने कहा, फिर आधार चेंज कर दिया, हमने कहा जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं उनकी एक टीम बना दीजिए। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो केवल पढ़ने में अच्छे होंगे लेकिन खेलने में अच्छे नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो पढ़ने में भी अच्छे होंगे, खेलने में भी अच्छे होंगे, मतलब कबड्डी भी अच्छा खेलेंगे और क्रिकेट भी अच्छा खेलेंगे, तो वो तीनों में भाग लेंगे। तो इसी प्रकार कुछ ऐसे संसाधन है जो मतलब अवस्था के आधार पर जैविक मतलब कई आधारों पर चले गए हैं। तो यहाँ ज्ञात संसाधन में जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जिन चीजों का पता है कि वो यहाँ पर है वो ज्ञात संसाधन रखे गए हैं। और भंडारित संसाधन, भंडारित संसाधन में जैसे हमारे पास जल बहुत सा है लेकिन इसका जितना उपयोग किया जाना चाहिए उतना उपयोग किया नहीं जाता है। जैसे जल का फार्मूला होता है H2O, इसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनाया है। तो यहाँ पर जैसे यदि हाइड्रोजन को अलग कर दिया जाए केवल H2, हीलियम ये एक मतलब बहुत अच्छी ज्वलनशील गैस है, इसको जलाने के लिए जैसे हम लोग घर में खाना बनाने के जो एलपीजी जो मतलब गैस यूज करते हैं उनको उनके स्थान पर हीलियम को भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसको अलग करने की तकनीक नहीं है, लेकिन यदि इसको अलग करने मान लीजिए 10 रुपया खर्च हो रहा अलग करने में और उसकी कीमत कितनी है 5 रुपये, यानी घाटा हो रहा है। इसलिए ये सब भंडारित संसाधनों का अच्छे से भी उपयोग नहीं हुआ है। और बचा संचित संसाधन जो हम अपने जनरेशन के लिए भी बचा कर रखें, एक तरह से भंडारित संसाधन का ही वो छोटा सा रूप है। अब हम लोग देखेंगे, अब वर्गीकरण समाप्त हुआ, एक टॉपिक छूट गया था जैसे संसाधन किसे कहेंगे, संसाधन के कुछ गुण होते हैं, क्या क्या गुण होंगे उस पदार्थ या वस्तु में कि उसे संसाधन कहा जाएगा। तो उसमें पहला है कि वस्तु मानव उपयोगी हो, वस्तु मानव उपयोगी हो। यदि वह वस्तु मानव के उपयोग की योग्य है तभी वह संसाधन है, अन्यथा संसाधन नहीं है। जैसे ये मार्कर यदि इसमें रिफिल नहीं रहेगी तो ये हमारे काम की नहीं है, तो ये हमारे लिए संसाधन नहीं रहेगा। यदि ये मतलब बोर्ड है इस पर लिखेंगे हम लिखा नहीं जा रहा है तो ये हमारे लिए संसाधन नहीं होगा। यानी वह वस्तु यदि मानव के उपयोग के योग्य है तब संसाधन है, अन्यथा संसाधन नहीं है। और दूसरा है वस्तु का परिवर्तित रूप, परिवर्तित रूप यानी वस्तु का रूपांतरण, अधिक मूल्यवान और उपयोगी होना चाहिए। उपयोगी होना चाहिए। मान लीजिए कोई भी वस्तु है, यदि उसके रूप को बदला जा रहा है, यदि उसके रूप को बदल दिया जा रहा है तो वो अधिक मूल्यवान हो जाना चाहिए और उसका उपयोग भी अधिक हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लोहा है, इससे यदि हम कोई यंत्र बना दिए, कोई मशीन बना दी, मान लीजिए सिलाई मशीन आपने बना दिया लोहे से, तो उस सिलाई मशीन की कीमत जितना लोहा लगा है उससे अधिक होना चाहिए। ऐसा यदि हुआ कि लोहा ही मान लीजिए 5000 का बिकता और आप सिलाई मशीन बना दिए उससे वो 3000 का बिका, तो उसके मूल्य में कमी हुई, तब वह संसाधन नहीं होगा। यानी यदि इससे कोई यंत्र खनिज पर, ये मान लीजिए लोहा है, इससे अगर किसी मशीन का निर्माण किया गया उसके मूल्य में वृद्धि हुई और उपयोग भी उसका अधिक होना चाहिए। जैसे यहाँ पर रखा हुआ लोहा तो वैसे किसी उपयोग का रहेगा नहीं, मशीन रहेगा तो उसको ज्यादा उपयोगी हो जाएगा। यानी वस्तु का रूपांतरण यदि उसके रूप को बदल दिया जाए तो अधिक मूल्यवान और अधिक उपयोगी हो गई, तब तो संसाधन है, अन्यथा संसाधन नहीं है। और तीसरा है उसके दोहन के लिए, यानी वस्तु के दोहन के लिए मानव संसाधन उपलब्ध हो। मानव संसाधन उपलब्ध हो। जैसे आप यदि किसी ऐसे मशीन का निर्माण कर दिए जिसे मानव चला ही नहीं पा रहा है तो आपके लिए संसाधन नहीं है। या फिर कहीं मान लीजिए कहीं नीचे जमीन में कुछ पेट्रोलियम या खनिज पदार्थ है लेकिन उसको खोदने के लिए मनुष्य नहीं है, मतलब उसके पास तकनीक नहीं है या फिर मानव संसाधन उपलब्ध नहीं है, तब वह संसाधन नहीं होगा। यानी उसका दोहन करने के लिए, उपयोग करने के लिए मानव का संसाधन यानी मानव संसाधन होना जरूरी है, तब वह संसाधन रहेगा, वही वरना संसाधन नहीं रहेगा। और लास्ट है
निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करता हो। निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करता हो। निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करता यानी उससे आपके किसी लक्ष्य या उद्देश्य की पूर्ति होती है, तब वह संसाधन रहेगा। जैसे ऐसा नहीं है कि कोई वस्तु या पदार्थ की संसाधन होती है, जैसे मनुष्य का ज्ञान, शारीरिक विकास या फिर शरीर का भी अंग जो होता है, शरीर भी क्या है, हमारे लिए संसाधन है। जैसे मान लीजिए आपको लेखपाल बनना है, ये आपका क्या है, लक्ष्य है। तो इसको प्राप्त करने के लिए आपको क्या होगा, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ज्ञान, किताब, कॉपी, कलम, ये सब होना चाहिए, तभी आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस लेखपाल मतलब नौकरी आपको पाने के लिए आपके पास इन सब का होना जरूरी है। तो ये सब आपके लिए क्या है, संसाधन है। यदि आपके पास ज्ञान है और किताब कलम, इन सब से यदि आप लेखपाल नहीं बन सकते इन सब के उपयोग से, तो ये आपके लिए संसाधन नहीं है। लेकिन इनसे यदि आपके उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, तो ये आपके लिए संसाधन है। तो इस तरह से संसाधन आज हम लोग देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।